Question number 151, Dr. Vikramjit Singh Sarani. Nothing will go on record except the question hour. Dr. Vikramjit Singh Sarani. Yes. No. Nothing will go on record. Please, you take your seat. I want to continue with the question hour. Please. I have given you sufficient time. No, you cannot question the chair. You cannot question the chair, sir. Please. Are you going to? Yes, sir. Yes. And what do you do? Sir, Honorable Minister. सर, माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। सवाल Now the first supplementary, Dr. Vikramjit Singh Sarani ji. सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंजाब के किसानों की परफॉर्मेंस देखकर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 4713 करोड़ से 9050 करोड़ कर दिया है। ये एआईएफ किसानों को, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलता है, और किस लिए मिलता है? कोल्ड स्टोरेज, हार्वेस्ट, ऑटोमेशन, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि एफपीओ को मिलता है, लेकिन पंजाब में 2-3 एफपीओ ही एक्टिव हैं, और आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों, दे आर द हाईएस्ट debt burden per household in Punjab and Haryana is over 2 lakh rupees per household, one of the highest in country। तो ये 2 करोड़ की जो लिमिट है, इसमें देखिए ना कोल्ड चेन लग सकता है, ना कोल्ड स्टोर, ना साइलोस तो लग ही नहीं सकते। तो इसका क्या प्रावधान कर सकते हैं कि इसको 5 करोड़ किया जाए लिमिट? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के विद्वान सदस्य डॉक्टर साहब को, विक्रमजीत सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ होकर सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, किसानों के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए राजनीति, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हर समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, किसान अन्नदाता है, मतलब जीवन दाता है, और जीवन दाता है तो वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, और इसलिए उसकी हर समस्याओं की तरफ अगर ध्यान गया तो 50 साल में कभी कांग्रेस की सरकारों का नहीं गया। हमारे किसान अन्न के भंडार भरते रहे, फल और सब्जियां पैदा करते रहे, लेकिन उनको रखने की जगह तक ये पुरानी सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की समस्या को पहचाना, और पहचान कर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संरचनाएं किसानों के उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाएगी। ये ऐतिहासिक फैसला किया, और आज मुझे माननीय सभापति महोदय ये कहते हुए गर्व है कि इस योजना के अंतर्गत 44,243 कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसमें पंजाब में भी बने, 25,854 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, 25,565 फार्म हार्वेस्ट ऑटोमेशन, 17,779 वेयर हाउस, 4,201 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, स्मार्ट और प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए 3,549 इंफ्रास्ट्रक्चर और 2,827 कोल्ड स्टोरेज भी बने। और माननीय सभापति महोदय, इसके कारण जो फसलों का नुकसान होता था, फल और सब्जियों का नुकसान होता था, उस नुकसान में 5 से लेके 15% तक की कमी आई। अब हमारे फल सुरक्षित है, किसान उनको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, हमारे अनाज को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, एफपीओज को भी। माननीय सभापति महोदय, ये एग्री इंफ्रा फंड के अंतर्गत अलग अलग तरह के वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, बनाने की सुविधा दी जाती है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, पंजाब में भी
माननीय सभापति महोदय, 152 एफपीओज हैं जो लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयत्नरत है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि ये राशि अपर्याप्त है, क्या इसको बढ़ाएंगे? पहले तो कुछ थी ही नहीं, अब इतने कोल्ड स्टोरेज से लेके राइपनिंग चेंबर से लेके अलग अलग तरह की संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। मैं तो डॉक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा वो पंजाब सरकार से बात करे और प्रोत्साहित करे एफपीओज बनाने के लिए, किसानों को और संगठित करने का काम करे। हालांकि पैक्स का आंदोलन इतना मजबूत है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो भी कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी कई केंद्र खोलकर किसानों की सेवा करने का काम कर रही है। तो एफपीओज को भी इन संरचनाओं के निर्माण का काम मिल रहा है और एफपीओज का भी इन परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपने जो राशि बढ़ाने की बात कही है उचित समय पर उस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी तो ये पर्याप्त है। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सगानी जी। आपने स्टोरेज की बात की है कि आगे से 15-20% बड़ा है, लेकिन अभी भी पंजाब में सर आपको पता है पैडी वीट का स्टोरेज कंस्ट्रेंट है। तो हमें मिलके कुछ, क्योंकि नाबार्ड की रिपोर्ट है कि देश में 1.5 लाख करोड़ का अनाज बर्बाद हो रहा है। पंजाब में अभी भी प्रॉब्लम है। मैं परसों ही था, आप तो जाते रहे मेरे साथ फ्लड्स में भी, तो वहाँ पे रखने की जगह नहीं, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में आपसे प्रश्न है कि पंजाब को 2021-22 तक रूरल डेवलपमेंट फंड, मार्केट डेवलपमेंट फंड ये मिलता रहा 3-3%, 6%। हम वित्त मंत्री जी के यहाँ भी गए, अब ये अचानक उसमें बंद हो गया क्योंकि आपने कहा सब स्टेट्स को 2% देंगे। लेकिन पंजाब का केस अलग है, वो वहाँ हमारे 65,000 किलोमीटर के रूरल लिंक हैं, 1936 मंडियाँ हैं और पंजाब 18 मिलियन पैडी प्रोड्यूस करता है, 12 मिलियन वीट प्रोड्यूस करता है। वहीं हमारे साथ वाला राज्य 5 मिलियन करता है। तो सबको लॉ ऑफ एवरेजेस मत करिए कि वो 6 फुट वाला, 7 फुट वाला, 4 फुट वाला सबको दरिया में घुसा दिया। उसमें मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हमने वित्त मंत्री जी को भी, पंजाब के वित्त मंत्री आए, हम गए, इनको कई बार फुलकारी से भी सम्मानित किया, लेकिन कुछ इनकी दया दृष्टि हुई नहीं। आप एक सेंटर स्टेट कमेटी बना दीजिए, इसका बीच में रूरल डेवलपमेंट फंड का कोई प्रावधान कर दीजिए। What your question? रूरल डेवलपमेंट फंड फॉर पंजाब। थैंक यू। Honorable Minister sir. माननीय सभापति महोदय, मुख्य प्रश्न से ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से इतना निवेदन करना चाहता हूं, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। पंजाब की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में मोदी जी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप रूरल रोड्स की भी और ग्रामीण विकास की भी अगर बात करते हैं तो अलग से आके आप चर्चा कीजिएगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। पंजाब में योजनाओं के नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत अधिकतम जो सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, केंद्र सरकार उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पंजाब की महान जनता ने देश की रक्षा के लिए जो महान बलिदान दिए हैं और पंजाब के गुरुओं ने जो महान बलिदान दिए, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और फिर यह विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में हम कोई कसर। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान मदान रतूर जी। मदान रतूर जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो इस बदलाव में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF कैसे मददगार है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मोदी है तो मुमकिन है। ये उन्हीं की कल्पना थी, ये उन्हीं की कल्पना थी कि अन्न के तो भंडार हमने भरे हैं। हमारे किसानों ने, खड़गे साहब, माननीय खड़गे साहब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह इंटरप्ट करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। मेरा निवेदन सुने, ये मोदी है जिनने तय किया अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं, AIF के तहत
पीएम कुसुम के अंतर्गत अन्नदाता सोलर पैनल लगा के उससे ऊर्जा पैदा करने का भी काम कर सकता है, और वैसी परियोजनाएं भी हमने स्वीकृत की है। किसान को अगर जरूरत है तो अपना सोलर पैनल इस योजना के अंतर्गत वो लगा सकता है, जितनी जरूरत है उतनी बिजली खुद ले सकता है, और बिजली अगर बच जाए तो ग्रिड में डाल के देश को भी दे सकता है और अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। ये मोदी जी की कल्पनाशीलता है जो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम कर रही है। Next supplementary, Dr. Fauziya Khan ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आदरणीय मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि मेरे प्रश्न का आप संक्षिप्त में जवाब दें। सर, पंजाब में AIF वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामों को कौन सी निगरानी तंत्र ट्रैक कर रहा है? महिला किसानों को मिलने वाले लाभों सहित और 2025 के आंकड़े ग्रामीण समुदाय के लिए बाजार पहुंच में क्या सुधार दिखाते हैं? सर, 2025-26 में AIF के तहत पंजाब के FPOs को वितरित ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी पर क्या प्रगति है, और क्या लक्षित आउटरीच सीमांत किसानों के बीच कमजोर पहुंच को संबोधित करता है? सर, स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर देंगे तो बहुत आपकी कृपा होगी। Honorable सभापति Minister. महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। पंजाब में AIF के तहत 32,014 आवेदन आए और 7,425 करोड़ रुपया 7,425 करोड़ 98 लाख रुपया पहले प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन उसके मुकाबले 11,351 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाएं AIF के अंतर्गत स्वीकृत करने का काम किया है, जिससे विभिन्न संरचनाएं बनी हैं। जहां तक इम्पैक्ट असेसमेंट का सवाल है, AIF के तहत मैं पहले बताता हूं, बेहतर स्टोरेज पंजाब में भी प्रोसेसिंग, मशीनीकरण और सिस्टम से फिजिकल और क्वालिटी से जुड़े नुकसान में औसतन 5 से 15% की कमी आई है, और एक परियोजना से 4 से लेके 9 लोगों तक प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जिससे लाखों रोजगार भी पैदा हुए हैं। Now fifth supplementary, Shriman Rajiv Shukla ji. धन्यवाद सभापति जी। मैं भी वही निवेदन करूंगा संक्षिप्त आंसर का। पंजाब के किसानों की सर 2 ही दिक्कतें हैं। Let your question also be brief. या पंजाब के किसानों की सिर्फ 2 दिक्कतें हैं, मुझे ऐसा समझ में आता है। एक तो MSP की, जिसको लेकर वो मांग कर रहे हैं, तो मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि उसको लीगल रूप कब देंगे, लीगल गारंटी MSP की कब देंगे, सीधा जवाब। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोरोना के बाद जो कोरोना में कष्ट था, तो लाखों मजदूर वहां से खेतीहर मजदूर अपने अपने प्रदेशों को चले गए, तो इससे वहाँ मजदूरी उनका बड़ा संकट, जिनको बोलते हैं फार्म जो है लेबरर्स, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एकदम ब्रीफ है सवाल। MSP वाला डायरेक्ट। Honorable Minister. जब इनकी सरकार थी तो MSP में उत्पादन की लागत में 50% जोड़ने के स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी, इन्हें इनकार कर दिया। कोर्ट में एफिडेविट देके हमने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के किसानों के लिए MSP घोषित करने का काम किया है। इनके समय जब इनकी सरकार थी माननीय सभापति महोदय, तो नाम मात्र की खरीदी होती थी। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा, दलहन की खरीदी 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, और मोदी जी की सरकार ने की 1,92,00,000 मीट्रिक टन। तो खरीदने में भी हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, दोगुने रेट हम दे रहे हैं, और किसान प्रसन्न है माननीय सभापति। Now question number 152, Shriman Mithilesh Kumar ji. Honorable Minister. महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। First supplementary, Shriman Mithilesh Kumar ji. माननीय सभापति महोदय,
आपने हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि, मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के सुदृढ़ क्रियान्वयन तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत तुअर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा दलहन की 100% अधिप्राप्ति की गारंटी की घोषणा भी की गई है, जिससे किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। तथापि विभिन्न राज्यों में अधिप्राप्ति की वास्तविक स्थिति, एजेंसियों की भूमिका एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गति के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार दलहन की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अब तक कौन कौन से ठोस कदम उठा रही है। क्या यह सत्य है कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 100% अधिप्राप्ति की गारंटी दे रही है? दलहन अधिप्राप्ति के लिए किन किन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है तथा इस संबंध में सरकार की आगे की रणनीति क्या है? माननीय सभापति महोदय, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी सरकार का लक्ष्य है और आत्मनिर्भरता मतलब हर मामले में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भरता, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना यह हमारा लक्ष्य है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही संकल्प है कि दलहन में, वैसे मुझे बताते हुए आपके माध्यम से सदन को गर्व है कि चावल के उत्पादन में भारत आज दुनिया में नंबर 1 हो गया। हमने चीन को उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर है, लेकिन दलहन में अभी हमको आयात करना पड़ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने तय किया कि दलहन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इसलिए दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन प्रारंभ किया गया। और उसी मिशन के अंतर्गत हमारे विद्वान कृषक मित्र सांसद मिथिलेश कुमार जी ने जो सवाल पूछा है, अगर दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक महत्वपूर्ण कारक रहता है कि उसको उत्पादन का ठीक दाम मिले, उचित दाम मिले और दलहन में उचित दाम मिले। इसके लिए कदम अनेकों उठाए गए हैं। हमने तय किया है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के किसानों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, तुअर, मसूर और उड़द, इन तीनों दालों का किसान जितना उत्पादन करेगा और बेचना चाहेगा 100% खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। 100% जो किसान बेचना चाहेगा हम पूरी की पूरी खरीदेंगी। उधर वालों ने तो दाल खरीदी नहीं, हम 100% दाल खरीदने का काम करेंगे। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नेफेड और एनसीसीएफ, ये हमारी 2 एजेंसीज है जिनको अधिकृत करने का हमने काम किया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन अगर चाहे तो राज्य शासन की एजेंसीज के माध्यम से भी हम इन दलहन की खरीदी का काम करेंगे। बाकी दलहन भी पीएम आशा के जो दिशा निर्देश है उनके अंतर्गत खरीदने का काम किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, हमने ये तय किया है कि जो किसान तुअर, मसूर, उड़द बेचना चाहेगा वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, डिजिटल सत्यापन करवा ले। खरीद के केंद्रों की व्यवस्था राज्य सरकार की मांग के आधार पर राज्य सरकार के सहयोग से उसी राज्य में की जाती है। पारदर्शी तौल और गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी है और समयबद्ध, मैं किसानों को फिर कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, निश्चित समय सीमा पर सिंगल क्लिक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा पैसा भेजने का भी प्रावधान इस सरकार ने किया है, ताकि किसानों को दलहन बेचने में और पैसा प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM तथा अन्य कृषि सुधारात्मक योजनाओं के माध्यम से दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज वितरण,
उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाओं एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले वर्षों में दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में एक वर्ष उत्पादन में गिरावट देखी गई है, जिसके कारणों एवं उससे निपटने हेतु उठाए गए कदमों पर सदन में स्पष्ट जानकारी अपेक्षित है। क्या माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में दलहन उत्पादन में एक वर्ष गिरावट दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो इसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं? सरकार दलहन उत्पादन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने, किसानों को प्रोत्साहन देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कौन कौन से ठोस एवं दीर्घकालिक कदम उठा रही है? Honorable Minister. सभापति महोदय, हमारे विद्वान कृषक हितैषी सांसद मिथिलेश जी इतनी गहराई में गए हैं, ये मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उन्हें पूरा रिकॉर्ड निकाला कि इतने सालों में तो बढ़ा, लेकिन एक साल उत्पादन घटा है। वो बड़े गहरा अध्ययन किसानों की समस्याओं का करते हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न है माननीय सभापति महोदय। खड़गे साहब वो तो कह रहे हैं गिर क्यों गया, ये बताओ। आपको इस प्रश्न पे भी आपत्ति है, मुझे तो आश्चर्य होता है। माननीय सभापति महोदय, दलहन में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने जो विशेष रणनीति बनाई है उसके कुछ कारण हैं माननीय सभापति महोदय। एक तो दलहन में उत्पादन की अभी एक सीमा है। हमने वैज्ञानिक, हमारे जो आईसीआर के वैज्ञानिक और बाकी वैज्ञानिक है, वो रिसर्च के माध्यम से ज़्यादा उत्पादन देने वाली अलग अलग किस्में तैयार करें। हम इस पर काम कर रहे हैं। दलहन में एक दिक्कत है माननीय सभापति महोदय कि दलहन में एक तो अच्छे बीजों का अभाव है। नंबर 2, किसान अभी तक कई बार परंपरागत बीजों का इस्तेमाल करता है, जो घर में रखे हुए बीज हैं उनका इस्तेमाल करता है। कई बार सूखा और असमय ज़्यादा बारिश के कारण फसल बहुत जल्दी खराब होती है। दलहन ऐसी फसल है माननीय सभापति महोदय कि अगर ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो एक दिन पहले हरी तुअर खड़ी है, दूसरे दिन पूरी की पूरी सूख जाती है। और इसलिए कई बार मौसम के कारण, ज़्यादा तापमान के कारण, कम बारिश के कारण, ज़्यादा बारिश के कारण भी फसलें खराब होती है। और इसलिए उत्पादन में माननीय सभापति महोदय निश्चित तौर पर कई बार गिरावट आती है। और जो उन्होंने एक साल की बात की है, उस साल निश्चित रूप से बीच में एक वर्ष ऐसा रहा जिसमें ये गिरावट आई थी। लेकिन उसके बाद मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति महोदय कि अब दलहन का उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, 2016 तक भारत दुनिया के बाजारों से दालों का एक सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन अब धीरे धीरे हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी किस्में तैयार करके किसानों को सुविधाएं देके एक दलहन क्रांति का प्रारंभ किया है। और उसके कारण 21-22 के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने मिला था, जिसमें 27.30 मिलियन टन दालें पैदा हुई थी। ये केवल 24 और 25 के दौरान देश में दालों का प्रोडक्शन कुछ कम हुआ था माननीय सभापति महोदय। इसलिए दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए दलहन मिशन बनाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत हम कई तरह के प्रयत्न करेंगे। एक, अच्छी किस्मों के बीजों का निर्माण। दूसरे, बीज के रिप्लेसमेंट की दर हम बढ़ाएंगे। परंपरागत बीज की जगह गुणवत्तापूर्ण बीज का इस्तेमाल हमारे किसान करें, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे। किसानों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। दलहन मिशन के अंतर्गत अलग अलग क्लस्टर चिन्हित किए जा रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच अपना के एक किसान नहीं, क्लस्टर में सामूहिक रूप से किसान दलहन की खेती करे, इस बात का हम प्रयत्न करेंगे। मिनी किट का फ्री में बीजों का वितरण किया जाएगा। हम अलग अलग प्रदर्शन के लिए हम किसानों को, उनको जो अच्छे बीज है वो बीज भी प्रदान करने का काम करेंगे। उसके लिए प्रति हेक्टर
10,000 रुपया तक का अनुदान भी किसान को दिया जाएगा। किसान के उत्पादन को खरीदने की भी पारदर्शी व्यवस्था करने का हमने काम किया है। और इतना और किया है कि अगर किसान उत्पादन करते हैं एक क्लस्टर में, तो हम वहां प्रोसेसिंग की व्यवस्था करेंगे और दाल मिल या प्रोसेसिंग की यूनिट खोलने के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता देने का काम भी वहां किया जाएगा। तो बीज से लेके बाजार तक किसानों को पूरी सुविधा देने का इस दलहन मिशन में हमने प्रबंध किया है, इंतजाम किया है। और मेरा विश्वास है कि इसके कारण दालों के उत्पादन में हम तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय कृषि मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में थर्ड क्रॉप मूंग बड़े पैमाने पर अब फसल आ रही है, लेकिन उसको आपने किसी श्रेणी में नहीं रखा है। आपका होशंगाबाद और सीहोर, जहां से आप विधायक भी रहे और सांसद भी रहे, क्या कारण है कि आपने मूंग को उस किसी क्लस्टर में नहीं डाला? एक दूसरा, आपसे मेरे सर इसी में माय क्वेश्चन इज कि राज्य शासन मध्य प्रदेश में डबल इंजन ट्रिपल इंजन, उसके अधिकारियों ने ये बयान दिया कि केमिकल पेस्टिसाइड अधिक उपयोग करने की वजह से मूंग को खाना अव्यावहारिक है, अनहेल्दी है। उसकी वजह से मूंग की खरीद बहुत देरी से शुरू हुई और उसके बाद जब किसान ने बेच दिया तो उसको फिर खरीद शुरू की, जिसका अधिकांश व्यापारियों ने लाभ उठाया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके चुनाव क्षेत्र के होशंगाबाद, आपका सीहोर और हरदा में जहां मूंग पैदा होती है, उसको क्लस्टर में क्यों नहीं डाला और इसी में कितनी मूंग खरीदी गई? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे मित्र जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनको मेरे संसदीय क्षेत्र की आज बड़ी चिंता है, उत्पन्न हो रही है। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं ना आप, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब वहां कांग्रेस की सरकार थी तो दलहन के उत्पादन कितना होता था वो बता दें। एक फसल होती थी माननीय सभापति महोदय, एक, और जब हमारी सरकार आई तो आज 3-3 फसलें, जिसमें मूंग भी शामिल है, आज किसान वहां पैदा कर रहे हैं। मूंग की खेती अगर बढ़ी तो वो तो ये स्वीकार करेंगे हमारी सिंचाई की व्यवस्था के कारण बढ़ी है और मूंग ने किसान को समृद्ध बनाने का काम किया है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश का किसान अपनी मेहनत और खून पसीना लगा के आज 20 लाख मीट्रिक टन तक मूंग का उत्पादन गर्मी में कर रहा है, समर के सीजन में कर रहा है। और माननीय सभापति महोदय, ये भी मेरे मित्र अच्छी तरह से जानते हैं कि मूंग की खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था उनने नहीं, हमने ही बनाई थी। और पिछले साल भी माननीय सभापति महोदय, पिछले साल भी पता नहीं कहां से ये बात ले आए कि जहर और फलाना और ढिमका, पिछले साल भी मूंग की रिकॉर्ड खरीदी अगर की है तो इसी एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में करने का काम किया है। भावांतर भुगतान जैसी योजना भी मध्य प्रदेश लागू कर रहा है। जहां तक क्लस्टर का सवाल है, जहां तक क्लस्टर, मूंग तो वैसे ही देखिए, भावांतर या भौतिक खरीद दो में से एक ही तो होगा भाई साहब, दोनों थोड़ी होंगी, इतना तो आप समझते ही हैं। कौन से क्लस्टर में है? हरदा, होशंगाबाद और सीहोर मूंग की खरीद का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। नो डिबेट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज कंक्लूड योर। हमारे बड़े भाई बड़े उतावले हो रहे हैं। सच बात यह है कि सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा भरपूर मूंग हो रही है। जो दलहन नहीं होता उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भरपूर पैदा हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, उसके लिए अलग से क्लस्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन मूंग की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है तो हमने ही किया है माननीय सभापति महोदय। और आगे भी मूंग पैदा भी हो रही है और मूंग की खरीदी भी निश्चित तौर पर करने का काम
हमारी सरकार कर रही है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, मूंग के फसल की वृद्धि के जो प्रयास किए थे वो भी हमने किए थे और खरीदी करने का काम भी हम ही कर रहे हैं। अब उनको परेशानी क्या है वो तो वो ही बता सकते हैं। Fourth supplementary, Dr. M. Tambidari ji. Sir, thank you, Chairman sir. I am very happy that our Chavan is a successful agricultural minister, and also he brought Madhya Pradesh as number 1 during his period as agriculture successfully has done. Sir, especially in Tamil Nadu, sir, especially we have seen my district, Krishnagiri, Dharmapuri, and other districts you mentioned, what are the efforts the government is taking to promote the production of the pulses. Sir, you know that younger days we have seen cereals and pulses are very popular in Krishnagiri and other places where in northern part of Tamil Nadu. Sir, nowadays that kind of attitude has gone because of the consumption of the Please be specific about your I am question. coming to the point, sir. Because of that, we are importing, not getting from Madhya Pradesh only pulses. Therefore, such kind of production, Madhya Pradesh produced more during this period. Because of that his effort, we are getting pulses from Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu, in order to increase the further, what are the efforts central government give to state government, because state government failed to do that kind of production. Honorable Minister. That's why I asked him, what are the incentives you can give and produce this kind of pulses, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु के मेहनती किसानों को प्रणाम करता हूं और मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को ये निवेदन करना चाहता हूं कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन समान रूप से देश के सभी राज्यों में लागू है। अभी प्रारंभ हुआ है। तमिलनाडु में भी हम दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, अलग क्लस्टर, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्लाट, उसमें 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तक की सहायता किसानों को देने का काम, खरीदी का काम, और खरीदी के साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए दाल मिल के लिए भी सहायता देने का काम करेंगे। हर घटक तमिलनाडु में भी पूरी तरह से लागू होगा और मुझे विश्वास है कि हम राज्य सरकार के साथ मिलकर तमिलनाडु में भी दालों का उत्पादन बढ़ाने में सफल होंगे। श्रीमान मयंक नायक जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आन बान और शान किसानों के लिए उनकी आय दुगनी करने के लिए माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कार्य कर रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि देश में दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, और कृपया ये भी स्पष्ट करें कि इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है तथा ये मिशन पूर्ववर्ती राज्यों के किस प्रकार से भिन्न है। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर जी। माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सहित सदस्य आदरणीय मयंक नायक जी को बताना चाहता हूं और उनके माध्यम से संपूर्ण सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी दलहन में जो हमारा कुल मिला के क्षेत्र था माननीय सभापति महोदय, वो 38% था और उत्पादन केवल 28% होता था। 38% क्षेत्रफल, उत्पादन 28%, कम उत्पादकता, बीजों के रिप्लेसमेंट की दर अत्यंत कम थी और मौसम की मार के कारण कई बार हमारी दलहन की फसलें खराब होती थी और इसलिए धीरे धीरे माननीय सभापति महोदय कई राज्यों में किसानों ने दलहन की खेती कम करना प्रारंभ कर दी या छोड़ दी और दलहन को रिप्लेस करके दूसरी फसलें आने लगी। ऐसे में दलहन की का जो आवश्यकता है हमारे देश में, वो जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति में देश आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए एक मिशन की जरूरत थी और इसलिए माननीय सभापति महोदय ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रारंभ किया। ये फैसला किया कम उपज
और उत्पादन का अंतर ये हमको कम करना है। पुराने बीज की किस्मों के जगह नए ज्यादा उत्पादन देने वाले जलवायु अनुकूल बीज हमको लेके आना है। मशीनीकरण से संबंधित समस्याओं का हमें समाधान करना है। दलहन पर जो कीट प्रकोप होता है जिसके कारण फसलों में बहुत नुकसान होता है, उसका मुकाबला हमको करना है। कीट प्रकोप हम कैसे समाप्त करें उसके प्रयत्न हमको करना है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दलहन हमारे देश में जो शाकाहारी पॉपुलेशन है, जो केवल शाकाहार पर विश्वास रखती है, उनको प्रोटीन प्राप्ति का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख साधन है। और इसलिए दलहन हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे उद्देश्य दलहन मिशन को प्रारंभ करने के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, नंबर 1, जलवायु अनुकूल बीजों का उत्पादन, नंबर 2, किसानों को वो उपलब्ध हो जाए इसका प्रयत्न करना, नंबर 3, फिर नेफेड और सीसीएफ के माध्यम से तुअर मसूर उड़द की पूरी खरीद, फिर पीएम आशा के अंतर्गत बाकी दलहन की खरीद को भी सुनिश्चित करना, फसल के उपरांत भंडारण और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और प्रबंधन तकनीक को भी आगे बढ़ाना। इसलिए हमने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि इस मिशन के कारण भारत 30-31 तक दालों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। Now question number 153, Dr. Lakshmikant Vajpayee ji. Honorable Minister. सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। First supplementary, Dr. Lakshmikant Vajpayee ji. माननीय सभापति जी, आपका आभार। और आपके माध्यम से सरकार ने जो सीआरएम योजना लागू की थी, पराली जलाने की समस्या के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से, उस संबंध में मुझे माननीय मंत्री से ये जानकारी करनी है कि सीआरएम योजना के अंतर्गत आवश्यक उपकरण महंगे हैं और उनका संचालन व्यय भी बहुत अधिक है और उसके कारण किसानों के लिए व्यय साध्य नहीं है। सरकार ने सब्सिडी की व्यवस्था तो की है, लेकिन क्या सरकार किसी अन्य उपाय पर भी विचार करेगी कि इन उपकरणों का या सरकार की सीआरएम योजना का लाभ उठा के किसान प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य में भी सहयोग कर सके? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य सम्मानी लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं आज माननीय सभापति महोदय कि पॉल्यूशन का, प्रदूषण का कारण केवल पराली नहीं है, केवल किसान नहीं है। जब भी दिल्ली में धुआं बढ़ता है तो किसानों को दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन अब ये वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से भी ये सिद्ध हो चुका है कि शीतकाल में भी जब पॉल्यूशन होता है एनसीआर में, दिल्ली और उसके आसपास, तो उसमें पराली का योगदान 5% से कभी ज्यादा नहीं रहा। बाकी जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से, वाहनों से निकलने वाले धुओं के माध्यम से होता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कई बार केवल किसानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन किसान एकमात्र कारण नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, वाजपेयी जी ने जो सवाल पूछा है, हमने पराली ना जले क्योंकि एक प्रदूषण, लेकिन प्रदूषण के अलावा दूसरी दिक्कतें भी पराली जलाने से पैदा होती है। माननीय सभापति महोदय, किसान पराली इसलिए जलाता है कि हार्वेस्ट करने के बाद कंबाइन हार्वेस्टर से उसके डंठल रह जाते हैं, तो उसका प्रबंधन उसके लिए काफ़ी कठिन है और आसान लगता है कि उसमें आग लगाओ और बाद में अपनी बोनी कर लो। लेकिन आग लगाने के कारण मित्र कीट मारे जाते हैं, हमारे जो न्यूट्रेंट है वो लगभग समाप्त हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन समाप्त होता है, मिट्टी की उर्वरकता समाप्त कम होती चली जाती है, और उसके कारण पॉल्यूशन भी फैलता है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये सीआरएम योजना जिसका सम्मानी वाजपेयी जी ने जिक्र किया, सरकार ने बनाई और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सीआरएम योजना के अंतर्गत हम किसानों को भी जो मशीनें अलग अलग आती है उन मशीनों पर 50% सब्सिडी देने का काम करते हैं। लेकिन अगर एफपीओ या वैसी संस्थाएं
कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहे तो उसके लिए सब्सिडी है 80%। 80%। मैं माननीय विद्वान सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूं कि किसान भी इन मशीनों को खरीद कर पराली का प्रबंधन कर सकते हैं, और किसान ना खरीदना चाहे, अगर उसको महंगी लगे, तो कस्टम हायरिंग सेंटर से वो किराए पर भी इन मशीनों को लेके पराली प्रबंधन का काम कर सकते हैं। मैं जब ये जरूर बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि अब तक जो पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें बांटी है वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। इन चारों राज्य, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश भी उसमें जुड़ा है, हमने लगभग पंजाब में 1,60,296 मशीनें दी है, हरियाणा में 1,10,550 मशीनें वितरित की है, उत्तर प्रदेश में 76,135 मशीनें वितरित की है। हमने 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को ये मशीनें वितरित करने का काम किया है। और मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि पराली जलाने की घटनाएं अब निरंतर कम होती चली जा रही है। पंजाब में उल्लेखनीय कमी आई है, लगभग केवल 5,000 घटनाएं पिछली बार हुई है। हरियाणा सरकार के अपने अलग प्रयास है, वहां भी घटनाओं में कमी आई है। तो ये घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। आगे भी हम प्रयत्न करेंगे कि किसान और किसानों के समूह कस्टम हायरिंग सेंटर इत्यादि से इन मशीनों के माध्यम से पराली का ठीक प्रबंधन करने में सफल हो और पराली ना जले, ताकि धरती भी बचे और पॉल्यूशन भी खत्म। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं, अभी पंजाब और इसका प्रतिशत बताया कम होने का, उत्तर प्रदेश में ये प्रतिशत केवल 17% कम हुआ है। उसके लिए क्या विशेष प्रबंध करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, इन मशीनों के अलावा फसल अवशेषों का जैव ऊर्जा संयंत्रों तक परिवहन और बुनियादी ढांचा न होने के कारण भी किसान के लिए वे साध्य नहीं है। सब्सिडी में भी देरी है, इसलिए किसान इसको जलाने का विकल्प चुन लेता है। क्या सरकार इस संबंध में भी कोई विचार करेगी? एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 70% की कमी कुल क्यों आई है, इस संबंध में भी अगर सरकार अवगत कराएगी तो अच्छा होगा। और एक अतिरिक्त विषय मैं मेरठ से संबंधित कहना चाहता हूं। मैंने मेरठ के लिए अतिरिक्त ड्रोन की मांग की थी, और ड्रोन के माध्यम से ड्रोन दीदी अधिक बने। तो मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा, क्या मेरठ के लिए जो 35 ड्रोन की मांग हमने की थी, क्या उनके भी उपलब्ध होने की स्थिति बन सकेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अपने क्षेत्र की चिंता के बारे में वाजपेयी जी ने मेरा ध्यान दिलाया है, और मैं मानता हूं कि ये उनकी जागरूकता का प्रमाण है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल, ये बात सच है कि पराली जलाने की घटनाओं में अभी 17% की कमी आई है। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल बताया कि धान की पराली जलाने की अधिकता का कारण अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो भारी बारिश हुई थी, उसके चलते मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई एक साथ कर ली गई थी, और धान की पराली में अधिक नमी के कारण किसानों ने अगली फसल की बुआई के लिए खेतों में पराली को जलाने का प्रयत्न किया, ताकि अगली फसल वो ढंग से कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी माननीय सभापति महोदय 76,135 व्यक्तिगत किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटर्स को ये मशीनें वितरित की गई है। मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि किसान स्वयं ना खरीद सके तो उत्तर प्रदेश में जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, उनके माध्यम से भी वो किराए पर मशीनें लेकर और अपने खेत में पराली का प्रबंध कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में अलग अलग पराली के प्रबंधन के लिए मेरठ, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, इनमें पैलेटिंग विनिर्माण संयंत्र 11, धान के भूसे के भंडारण की सुविधाएं एनसीआर जिलों में जो क्षमता पैदा हुई है वो 32.63 हजार टन की हुई है। तो ये प्रयत्न माननीय सभापति महोदय लगातार जारी है, और किसान खुद ना खरीदे,
वो किराए पर लेकर प्रबंधन करे। अगर उनके कोई और उपयोगी सुझाव मिलते हैं तो हम उन सुझावों पर भी विचार करेंगे। और जहां तक ड्रोन का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बड़ी चतुराई से ये सवाल पूछ लिया। मैं इतने ही इस पर कहना चाहता हूं कि उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान अमरपाल मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल का अधिक उपयोग करने वाली फसल जैसे चावल है, गन्ना है, किसान खेती में विविधता कैसे लाए जिससे भूजल में गिरावट, मिट्टी का क्षरण और प्रदूषण के निराकरण हो सके। सरकार ने इस संदर्भ में कोई ठोस नीति बनाई है तो कृपया माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, सरकार का पहले प्रयत्न ये था कि गेहूं और चावल के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो जाएं। और अब ये गर्व का विषय है और आनंद का विषय है कि भारत अब चावल का भी एक्सपोर्ट कर रहा है, गेहूं का भी एक्सपोर्ट कर रहा है। चावल के उत्पादन में हम जानते हैं कि पानी बहुत लगता है और इसलिए हम दोनों तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। नंबर एक, हम चावल की ऐसी किस्में भी तैयार कर रहे हैं कि जिनमें पानी कम लगे, जो कम समय में आ जाए। चावल की सीधी बुआई भी, डायरेक्ट सीडिंग, एक अलग पद्धति है जिसके माध्यम से उनको खेत में पानी भरने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधे चावल की बुआई कर सकते हैं ट्रैक्टर के और मशीन के माध्यम से। उसको भी प्रोत्साहित करने का माननीय सभापति महोदय प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन चावल पर्याप्त है और इसलिए कृषि का विविधीकरण हो, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, दलहन मिशन, तिलहन मिशन, जिसके अंतर्गत हम ये कोशिश करते हैं कि धान के अलावा कम पानी में पैदा होने वाली फसलों को भी किसान उत्पादित कर सके। दलहन मिशन के बारे में अभी विस्तार से चर्चा हुई है। तिलहन मिशन इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से और दूसरी फसलों को प्रोत्साहित करने का काम ये भी लगातार माननीय सभापति महोदय हम कर रहे हैं। मक्का के उत्पादन, दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रयास किए हैं। माननीय सभापति महोदय, फसल विविधीकरण जो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है और जिसको पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है, इसका मूलतः उद्देश्य यही है कि जल का अधिक उपयोग करने वाली धान की खेती के स्थान पर दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, मक्का, जौ, कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों को हम बढ़ावा दें। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से हम किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। दलहन के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टर, मक्का और जौ के लिए 7,500 रुपया प्रति हेक्टर, हाइब्रिड मक्का के लिए 11,500 रुपया प्रति हेक्टर, पोषक अनाजों के लिए 7,500 रुपया प्रति हेक्टर की दर से ये भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, अब इन फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। और जैसे मैंने बताया कि दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन की सुनिश्चित खरीद और बाहर भी सस्ता दलहन ना आ जाए, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी के माध्यम से किसान को ठीक दाम मिले, उसके प्रयत्न भी लगातार किए जा रहे हैं। श्रीमान सुभाष बराला जी। धन्यवाद सभापति महोदय। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो कलंक लगाते थे पर्यावरण प्रदूषण का, आपके प्रयासों से जो हमें औजार मिले हैं उससे हम गांठें तो बनाते हैं, बेल्स तो खूब बनती है, लेकिन उसके आगे उपयोग के लिए कुछ संयंत्र और चाहिए हमें, उनकी कमी है। क्या भविष्य में केंद्र सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजना है कि जिसके कारण से जो पराली की गांठें बनती हैं उनका आगे जाकर के उचित उनका समाधान हो सके और समयबद्ध तरीके से हो सके? ये मेरा सवाल है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से हरियाणा सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। पराली के प्रबंधन के लिए माननीय सभापति महोदय, हरियाणा ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए भी, और ये बात देश के सामने आना चाहिए सभापति महोदय, अतिरिक्त प्रयत्न किए, सराहनीय पहल की है। हरियाणा में धान के अवशेषों के इन सीटू और एक्स सीटू प्रबंधन के लिए प्रति एकड़
1000 रुपया प्रदान करने का फैसला किया है। यह हरियाणा की सरकार है जिसको मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के अलावा अन्य फसलों के विविधीकरण के लिए प्रति एकड़ 7000 रुपया और डायरेक्ट सीडेड राइस को अपनाने के लिए प्रति एकड़ 4000 रुपया देने का काम किया जा रहा है। पराली न जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रेड जोन पंचायतों को 1 लाख रुपया, एलोजन पंचायतों को 50,000 रुपया, इसके अतिरिक्त गौशालाओं तक पराली की गांठों के परिवहन के लिए भी माननीय सभापति महोदय 500 रुपए की राशि अधिकतम 15,000 रुपया देने के लिए भी राज्य सरकार ने मानक दरें अधिसूचित की है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय उस सरकार को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक उन्होंने कहा कि पराली की गांठें बनाने में, दूर ले जाने में कुछ अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, धान की पराली सचमुच में एक बहुत कीमती चीज है जिसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। पैलेटिंग के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, बायोमास इंडस्ट्री के लिए और सीएनजी प्लांट जैसी अलग अलग इंडस्ट्री में धान की पराली के ex-situ मैनेजमेंट पर हम जोर दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय। और इसके कारण इसका और प्रबंधन हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ex-situ फसल अवशेष मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्लस्टर बेस्ड तरीके से सप्लाई चेन बनाने, खेत से पराली इकट्ठा करने, बंडल बनाने और ट्रांसपोर्ट करने पर फोकस करती है ताकि बायो एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट, बायो सीएनजी और फ्यूल जैसी इंडस्ट्री में इसका उपयोग हो सके। धान की पराली की सप्लाई चेन। There are 27 permitted special mentions for today. Special mentions of those honorable members who are present in the house now shall be deemed to be laid on the table of the house. The house stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 9th March 2026.